हाँ भाई, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? एक बार देखना। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है, सुनो। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग शायद बात कर रहे थे फिन्स की, है ना? और फिन्स में हम लोगों ने बात कर ली थी, बेसिक एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन निकाली थी। और फिर हम लोगों ने 3 अलग अलग केस डिस्कस किए थे। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ फिन, और एक फाइनाइट लेंथ ऑफ फिन विद इंसुलेटेड टिप, और एक फाइनाइट लेंथ ऑफ फिन विद कन्वेक्टिव टिप, है ना? और इन तीनों केस के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल और हीट ट्रांसफर रेट अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था ना, यहाँ तक बात हो गई थी। एक हेडिंग डालो, फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर। एक हेडिंग डालो, फिन एक हेडिंग डालो, फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर। एक हेडिंग डालो, फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर। उसे फर्स्ट हेडिंग डालना। देखो, दो बातें करेंगे फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर में, दो बातें करेंगे। पहला फिन इफेक्टिवनेस और दूसरा फिन इफिशियंसी। तो उसमें फर्स्ट हेडिंग डालना फिन इफेक्टिवनेस। उसे फर्स्ट हेडिंग डालना फिन इफेक्टिवनेस। लिखना एक बार, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं है क्या। लिखना, फिन इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ फिन इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ एक डेफिनेशन लिखना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं है क्या। फिन इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ फिन इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट with fin effectiveness is the ratio of heat transfer rate with fin to the fin effectiveness is the ratio of heat transfer rate with fin to the heat transfer rate without fin. Fin effectiveness is the ratio of heat transfer rate with fin to the heat transfer rate without fin. देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट विद फिन अपॉन Q डॉट विदाउट फिन। ठीक है। क्यू विद फिन का फॉर्मूला क्या था? क्यू विद फिन का अपन ने 3 अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे। इनफाइनाइट लेंथ के लिए अलग, फाइनाइट लेंथ विद इंसुलेटेड टिप के लिए अलग, और फाइनाइट लेंथ विद कन्वेक्टिव टिप के लिए अलग। तो मैं हमेशा क्यू विद फिन का जो फॉर्मूला यूज करूंगा, क्यू विद फिन का जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो ये वाला यूज करूंगा, अंडर रूट एच पी के सी थीटा बी इंटू 10 HML। मैं क्यू विद फिन का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। आप देखो, जब इनफाइनाइट लेंथ वाली फिन थी तो फॉर्मूला क्या था? इनफाइनाइट लेंथ वाली फिन के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट एच पी के सी इंटू थीटा बी। उस केस में 10 HML कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको 1 पुट कर दो तो किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा? इनफाइनाइट लेंथ वाले के लिए। फाइनाइट लेंथ विद इंसुलेटेड टिप के लिए यही फॉर्मूला था, और फाइनाइट लेंथ विद कन्वेक्टिव टिप के लिए यहां पर एल की जगह क्या लिख दिया था? एलसी लिख दिया था। मतलब इससे तीनों फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, है ना? अब देखो, तो क्यू विद फिन कितना था? क्यू विद फिन कितना था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, 2 मिनट सुनना, 2 मिनट। ऐसे पूछ रहा हूं, अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट एच बढ़ जाए, अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट एच बढ़ जाए तो जो फिन की इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट एच बढ़ जाए तो फिन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? हाँ भाई, बता नहीं सकते क्यों भाई? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पता नहीं है।
अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट H बढ़ जाए तो फिन की इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आयुष लिख रहे हैं बढ़ जाएगी और मोहित लिख रहे हैं कम हो जाएगी। अच्छा, बढ़ जाएगी तो क्यों बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी तो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि Q विदाउट पर भी फर्क पड़ेगा, इसलिए बता नहीं सकते। ठीक है, एक बता नहीं सकते और एक के अनुसार बढ़ जाएगी और एक के अनुसार कम हो जाएगी, और बाकी लोग क्या है, उदासीन है, उनके अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुनो यहां पर क्या होगा, Q विद फिन अपॉन Q विदाउट फिन है ना। Q विद फिन कितना है, अंडर रूट एच पी के सी थीटा बी 10 HML। Q विदाउट फिन कितना होगा, Q विदाउट फिन कितना होगा? अब देखो एक मिनट, मान लो कि ये बेस सरफेस है और यहां पर एक फिल लगी हुई है। ठीक है, यहां पर एक फिल लगी हुई है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है AC, ये टेम्परेचर है TB, और यहां पर क्या है, सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है T इंफिनिटी और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है H। अगर फिन नहीं होती, ध्यान से सुनना, अगर फिन नहीं होती तो इस वाले एरिया से हीट ट्रांसफर होता। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई बेस सरफेस है, और यहां पर मैंने कोई फिन लगा दी इस तरह से, ये कोई एक फिन लगी हुई है, ये ऐसा मान लो कि ये बेस सरफेस है और ये कोई फिन है। अगर यहाँ फिन नहीं होती तो इतना एरिया होता ना भाई जिसमें फिन लगी है, इतना एरिया होता ना जिससे हीट ट्रांसफर हो रही है। यहां पर फिन लगी है तो हीट ट्रांसफर हो रही है, और फिन नहीं होती तो इतना एरिया होता ना जिससे हीट ट्रांसफर होती। क्यों विदाउट फिन कितना होगा भाई, अगर फिन को हटा दोगे तो ये वाला जो एरिया है कितना, ये AC इधर होगा और इस AC से हीट ट्रांसफर होगा डायरेक्टली किसमें, सराउंडिंग में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H इंटू AC इंटू थीटा बी। भाई अगर फिन नहीं होगी तो ऐसा होगा, फिन को हटा दो, ये बचेगा, ये AC से हीट ट्रांसफर होगी तो H इंटू AC इंटू TB माइनस T इंफिनिटी, सिंपल है ना। इसके जगह फिन लगी है तो अंडर रूट HP के AC इंटू थीटा बी इंटू 10 HML हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो यहां पर देखो, थीटा बी से थीटा बी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस की वैल्यू आएगी कितना, H और AC कैंसिल हो जाएगा तो KP अपॉन HAC इंटू 10 HML। ये हो जाएगा इफेक्टिवनेस। अब अगर मुझसे पूछता है कोई कि इफेक्टिवनेस की वैल्यू चेंज होगी किसके अनुसार, अगर मुझसे पूछता है कोई कि भाई इफेक्टिवनेस की वैल्यू चेंज होगी किसके अनुसार, तो देखो अगर मैं निष्कर्ष लिखना चाहूं कि कंक्लूजन क्या है, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट। पहला कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट, कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है भाई। फिन की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, हीट ट्रांसफर रेट उतना ज्यादा होगा, इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी। भाई फिन की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, देखो जो मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन में, अगर वो आपको समझ नहीं आए फिजिकली तो पूछ लेना, है ना। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो ज्यादा हीट कंडक्ट होगी, तो आगे ज्यादा फ्लो होगी, ज्यादा हीट कन्वेक्ट होगी, है ना, सिंपल। उसके बाद पेरीमीटर या फिर एच बढ़ेगा तो इफेक्टिवनेस कम होगी। ये बात कुछ समझ नहीं आई ना भाई, एच बढ़ेगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट ज्यादा होगा तो इफेक्टिवनेस कम होगी। मतलब मेरी चाहत हमेशा ये होगी क्या, कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कम रहे। मेरी चाहत हमेशा ये होगी क्या, कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कम रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
फिन इस बात का मेजर है क्या कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है? फिन इस बात का मेजर है क्या कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है? सॉरी, फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है, फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है क्या कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है? हाँ या नहीं? फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है? हाँ या नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर नहीं है कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो फिर फिन इफेक्टिवनेस है क्या? फिन इफेक्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है कि फिन लगाना है या नहीं लगाना। फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है, फिन इफेक्टिवनेस इस बात का मेजर है कि फिन लगाना भी है या नहीं लगाना। ये कंपेयर करता है किसको? क्यू विद फिन को और क्यू विदाउट फिन को। अगर क्यू विद फिन विदाउट फिन के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा आता है देन ओनली मैं फिन लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट विद फिन टू द हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन। और अगर हीट ट्रांसफर रेट विद फिन विदाउट फिन के कंपैरिजन में ज्यादा आता है देन ओनली मैं फिन लगाऊंगा। तो फिन इफेक्टिवनेस इस बात का रेशियो, इस बात का मेजर है कि फिन लगाना है या नहीं लगाना। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कहीं पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट बहुत ज्यादा है, अगर कहीं पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हीट ट्रांसफर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिन की कोई जरूरत है क्या? अगर कहीं पर, अगर कहीं पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट बहुत ज्यादा है तो फिन की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर कहीं पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट ऑलरेडी ज्यादा है, हीट ट्रांसफर ऑलरेडी हो रहा है, तो फिन की जरूरत ही नहीं है। फिन की जरूरत कहां होगी? वहां पर होगी जहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थी, जहां पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट क्या था? कम था। क्लियर है? तो इफेक्टिवनेस वहां पर ज्यादा होगी जहां पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट क्या होता है? कम होता है। मतलब अगर एच ज्यादा है तो इफेक्टिवनेस कम होगी, इसका मतलब कि फिन की जरूरत नहीं है। याद रखना, फिन इफेक्टिवनेस ये नहीं बताता कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, ये बताता है कि फिन की जरूरत है भी या नहीं है। क्लियर है? एच को बढ़ाने पर इफेक्टिवनेस कम हो रही है, इसका मतलब है कि अगर एच ज्यादा था मेरे भाई तो फिन की जरूरत ही नहीं थी, है ना? ठीक। उसके बाद देखो थर्ड वन, इफेक्टिवनेस इज proportional to perimeter upon AC, perimeter upon AC। पेरीमीटर मतलब पाई इंटू डी, ए सी मतलब पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, देन इफेक्टिवनेस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट डी। इसका मतलब है कि डायमीटर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब डायमीटर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो इफेक्टिवनेस क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब फिन का डायमीटर कम होना चाहिए। फिन कैसी होना चाहिए? थिन होना चाहिए। ये बात समझ में आई? नहीं आई? सुनो 2 मिनट। मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक। यहां पर दो अलग अलग केस है। पहला केस, मैं एक फिन लाता हूं इतने डायमीटर की और एक फिन लगा देता हूं कुछ इस तरह से, पहला केस। और दूसरा केस, उसी सरफेस में स्मॉल डायमीटर की बहुत सारी फिन लगा देता हूं। स्मॉल डायमीटर की बहुत सारी फिन लगा देता हूं। मुझे बता दो कि हीट ट्रांसफर रेट किस में ज्यादा होगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में। समझ पा रहे हो? तो फिन हमेशा कैसी होना चाहिए? थिन होना चाहिए, सो दैट गिवन सरफेस एरिया में नंबर ऑफ फिन्स क्या लगाई जा सके? ज्यादा लगाई जा सके। क्लियर है? तो अगर इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है देन कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, एच कम होना चाहिए, और फिन कैसी होना चाहिए? थिन होना चाहिए, और क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए, पास पास होनी चाहिए, सो दैट ज्यादा लगा सके, है ना? ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसीलिए बाइक के इंजन में इतनी सारी लगी होती है, बिल्कुल, है ना?
इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। इसको नोट कर लो, फिर एक बार और बात करते हैं अपन। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। सर आज के टॉपिक का नाम क्या था सर? फिर तो तभी लगाएंगे जब क्यू विद फिन ज्यादा हो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब फिन लगाने पर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा तभी तो लगाओगे, अन्यथा क्यों लगाओगे, है ना। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? लेंथ इनफाइनाइट हो तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। उसमें फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एच पी के सी इंटू थीटा बी। नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? सुनो, अपन ने क्या किया, हीट फिन इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन। क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन लिखा, ये आया। पहला अपन ने देखा कि इफेक्टिवनेस प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टिविटी की। मतलब इसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी हीट ट्रांसफर रेट उतना ज्यादा होगा। ठीक। उसके बाद एच के साथ एच बढ़ेगा तो इफेक्टिवनेस कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर एच ज्यादा है तो फिन की जरूरत क्यों है? फिन की जरूरत वहीं होती है जहां पर एच कम होगा। ठीक। तीसरा, यहां से अपन ने कंक्लूजन निकाला कि डायमीटर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायमीटर कम होना चाहिए, फिन थिन होनी चाहिए, सो दैट नंबर ऑफ फिन्स हम लोग ज्यादा लगा सके और सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो उसमें लिखना फिन इफेक्टिवनेस, आयुष लिख रहा है सर पर फिन में हमें ज्यादा एरिया मिल रहा है तो कन्वेक्शन भी ज्यादा होगा, फिर सेकंड कैसे हो रहा है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं बेटा। हम लोग जब एनालाइज करते हैं यहाँ पर एच को, तो सिंगल फिन के लिए करते हैं, सिंगल फिन के लिए। ठीक, सिंगल फिन के लिए और उसी एरिया के लिए। ठीक है, तो एच अगर ज्यादा है, अगर एच ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, मतलब ये है कि एच अगर पहले से ज्यादा था तो हीट ट्रांसफर पहले से ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है भाई, फिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिन लगाने से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिन लगाने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो कहीं पर क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन है, और क्यू विद फिन कितना है? 8, और क्यू विदाउट फिन कितना है? 2। थोड़ी देर के लिए मान लो, तो इफेक्टिवनेस कितनी हो गई? 4। मान लो कि एच बहुत ज्यादा था, मान लो एच बहुत ज्यादा था, एच ज्यादा था तो क्यू विदाउट फिन क्या होगा?
एच ज्यादा है तो क्यू विदाउट फिन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मान लो ये 2 की जगह कितना हो गया, 10। और क्यू विद फिन क्या होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। मान लो ये हो गया 12, कितना आया 1.2। पहले इफेक्टिवनेस कितना था, 4। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिन लगाने से बढ़ेगा नहीं, एच ज्यादा होगा तो भी फिन लगाने से बढ़ेगा, एच ज्यादा होगा तो भी फिन लगाने से बढ़ेगा। लेकिन अगर एच ज्यादा है तो ये वाली नीचे वाली टर्म क्यू विदाउट फिन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर नीचे वाली टर्म ज्यादा है तो ये हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, उसमें लिखना इनइफेक्टिवनेस provides the information इनइफेक्टिवनेस। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। लिखना फिन इफेक्टिवनेस provides the information either the installation of the fin is justified or not. Fin effectiveness provides the information either the installation of the fin is justified or not. Fin effectiveness provides the information either the installation of the fin is justified or not. ठीक, जनरली या प्रैक्टिकली लिखना, प्रैक्टिकली fins are used, practically fins are used only when effectiveness is greater than equal to 2. याद रखना, जो अपन प्रयोगात्मक रूप में उपयोग करते हैं फिन का, प्रैक्टिकल रूप में जो यूज करते हैं फिन का, तभी करते हैं जब इफेक्टिवनेस क्या हो, 2 से ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद सुनो, उसमें लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, विद इंक्रीज इन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसमें लिख लेना विद इंक्रीज इन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस, with increase in convective heat transfer coefficient effectiveness decreases because with increase in convective heat transfer coefficient effectiveness decreases, with increase in convective heat transfer coefficient effectiveness decreases because if H is high, because if H is high then there is no need of fin, because if H is high then there is no need of fin. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डायमीटर कम होने पे इफेक्टिवनेस बढ़ता है, मतलब फिन होनी चाहिए थिन और क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए, सो दैट नंबर ऑफ फिन ज्यादा लगा सके। तो उसमें लिखना फिन शुड बी थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड, फिन शुड बी थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, सुनो, फिन शुड बी थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड। सुनो मामला क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फिन ऐसी है, मान लो ये कोई बेस सरफेस है, अगर कोई फिन ऐसी है
ये बेस सरफेस है, ध्यान से सुनना, और मान लो इसकी कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाए, ये जो फिन है इसकी कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाए, तो ये हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाएगा या कम कर देगा? अगर ये फिन है, इसकी कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाए, तो ये हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाएगा या कम कर देगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि कम कर देगा? भाई ये कोई सरफेस थी, इसमें कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया जिसकी कंडक्टिविटी ही नहीं थी, कंडक्टिविटी 0 थी, तो वो तो एक इंसुलेशन की तरह वर्क करेगा ना यार। और अगर इंसुलेशन की तरह वर्क कर रहा है तो वही ट्रांसफर रेट को ओवरऑल क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, हाँ एज ए इंसुलेशन वर्क करेगा, वो एज ए इंसुलेशन वर्क करेगा। कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब, कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब है कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस आर कंडक्टिव क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, मेरी चाहत हमेशा ये होगी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी चाहत हमेशा ये होगी कि जो फिन मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो, और कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो? कम से कम हो। कोई ऐसा नंबर जो आपने पहले पढ़ा हो और जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बताता हो। आप याद करो, बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ आर कंडक्टिव अपॉन आर कंडक्टिव। तो आप जो फिन यूज करोगे, आप जो फिन यूज करोगे उसमें बायोट नंबर का भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई बायोट नंबर से पता चल सकता है क्या कि फिन का मटेरियल यूज करने लायक है या नहीं है, तो पता चल सकता है। याद रखना कि अगर बायोट नंबर कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि आर कंडक्टिव बहुत ज्यादा हो गया है, और आर कंडक्टिव बहुत ज्यादा हो गया मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, देन मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फिन। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, बात समझ में आई, हाँ या नहीं? तो फिन को एज ए इंसुलेटर भी यूज किया जा सकता है, और फिन एज ए इंसुलेटर वर्क करेगी। ये बात समझ नहीं आई? सुनो, फिन की कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई, अगर फिन की कंडक्टिविटी 0 हो गई तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब है कि आर कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाना? बहुत ज्यादा हो जाना। और आर कंडक्टिव बहुत ज्यादा हो जाना मतलब बायोट नंबर का बहुत ज्यादा हो जाना। तो अगर बायोट नंबर बहुत ज्यादा है, अगर बायोट नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि आर कंडक्टिव बहुत ज्यादा है, मतलब कंडक्टिविटी क्या है? 0 है। मतलब फिन किसके तरह वर्क करेगी? इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी। तो फिन एज ए इंसुलेटर भी वर्क कर सकती है। तो फिन कब एज ए इंसुलेटर वर्क करेगी और कब हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाएगी, ये मुझे कौन बताएगा? बायोट नंबर। तो उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना, बायोट नंबर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन Biot number provides information that fin will increase the heat transfer rate, or fin will increase the heat transfer rate or will work as an insulator. Fin will increase the heat transfer rate, or fin will increase the heat transfer rate or will work as an insulator. सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर फिन किसी ऐसे मटेरियल का बना है जो इंसुलेटर है, तो ये हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा। मतलब अगर कंडक्टिविटी 0 है या कंडक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। और कंडक्टिव रेजिस्टेंस के ज्यादा होने का मतलब है कि बायोट नंबर ज्यादा है। तो अगर बायोट नंबर ज्यादा है तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो आगे हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। क्लियर है? ये पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर था, कौन सा? फिन इफेक्टिवनेस। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये क्लियर है? एक हेडिंग डालना, फिन इफिशियंसी, सेकंड नंबर, सेकंड परफॉर्मेंस पैरामीटर फिन इफिशियंसी।
ऐसा कहाँ यूज होता है? जनरली यूज नहीं होता ऐसा कहीं भी, सामान्यतः है ऐसा कहीं भी उपयोग नहीं होता। जस्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो भी सकता है ना। ठीक है, एक हेडिंग डालो, नेक्स्ट वन, फिन इफिशियंसी। लिखना इट इज द रेशियो ऑफ फिन इफिशियंसी। लिखना इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of actual heat transfer rate it is the ratio of actual heat transfer rate through fin to the it is the ratio of actual heat transfer rate through the fin to the ideal heat transfer rate through the fin. It is the ratio of actual heat transfer rate through fin to the ideal heat transfer rate through fin. ठीक है बेटा, तुम पूछ रहे हो इंसुलेशन में कहाँ यूज करेंगे, उसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो, सूर्यांश ने वही पूछा हुआ था। सेकंड नंबर, फिन इफिशियंसी। फिन इफिशियंसी क्या था? रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द फिन टू द आइडियल हीट ट्रांसफर रेट। देखो क्यू डॉट एक्चुअल अपॉन क्यू डॉट आइडियल। ठीक है, सुनो, ठीक है सुनो, आप पूछ रहे हो कि एज ए इंसुलेटर कब यूज करते? बेटा जनरली एज ए इंसुलेटर यूज नहीं करते, मैं आपको केवल ये बता रहा था कि एज ए इंसुलेटर भी यूज किया जा सकता है अगर कंडक्टिविटी कम हो तो। जनरली सामान्यतः यूज नहीं करते, है ना। सामान्यतः फिन का यूज हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए भी होता है ना, ही होता है ना। ठीक है, सुनो, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू आइडियल। क्यू एक्चुअल क्या था? क्यू एक्चुअल वही था जो हम लोगों ने निकाला है, कितना? अंडर रूट एच पी के ए सी थीटा बी 10 HML। क्यू आइडियल क्या है? फॉर आइडियल हीट ट्रांसफर रेट। आइडियल हीट ट्रांसफर रेट में क्या होगा? सुनो, आइडियल हीट ट्रांसफर रेट में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं आइडियली fins are assumed as a lumped body। आपको ऐसा नहीं लगता कि लम्प्ड बॉडी जैसा हम लोगों ने कहीं कुछ पढ़ा है? लम्प्ड बॉडी जैसा कहीं कुछ पढ़ा है अपन ने? फिन को हम लोगों ने लम्प्ड बॉडी अज्यूम कर लिया है, और लम्प्ड बॉडी का मतलब है कि कंडक्टिविटी कितनी हो गई है? इन्फिनिटी हो गई है। आपको पता है लम्प्ड बॉडी में टेम्परेचर फंक्शन होता था केवल किसका? टाइम का। एंड टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। लम्प्ड बॉडी में टेम्परेचर केवल टाइम का फंक्शन होता था, एक्स वाई और जेड का फंक्शन नहीं होता था। मतलब थ्रू आउट द सरफेस टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब मामला कुछ ऐसा होगा कि ये आपका बेस सरफेस है, हम लोग मान करके चलते हैं कि जो फिन मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, और अगर बहुत हाई है, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है, देन वो वर्क करेगा लम्प्ड बॉडी की तरह। और लम्प्ड बॉडी की तरह वर्क करेगा देन टेम्परेचर फंक्शन नहीं होगा एक्स वाई जेड का, और टेम्परेचर थ्रू आउट द सरफेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मामला कुछ ऐसा होगा। यहां पर टेम्परेचर टीबी हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, हर जगह सरफेस टेम्परेचर टीबी रहेगा। और ये क्या है? सराउंडिंग है, जिसका टेम्परेचर कितना है? एच है।
और टेम्परेचर है जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट H है एंड टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, और ये क्या है, इंसुलेटेड है। ये फॉर्मूला इंसुलेटेड वाले का लिखा है ना, ठीक। आपको पता है फिन का मुझे इतना बड़ा डेरिवेशन क्यों करना पड़ा था पहले? फिन के 3 डेरिवेशन किए थे, इनफाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ विद इंसुलेटेड टिप का, फाइनाइट लेंथ विद कन्वेक्टिव टिप का। डेरिवेशन क्यों करने पड़े थे? इसलिए करने पड़े थे मेरे भाई, क्योंकि फिन में आगे जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। टेम्परेचर क्या था, वेरिएबल था, ठीक। टेम्परेचर क्या था, वेरिएबल था। टेम्परेचर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपने जैसे ही लम्प्ड बॉडी माना तो टीबी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मुझे किसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं एच ए डी टी लिखूंगा, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट और यहाँ कांस्टेंट, तो टीबी माइनस टी इन्फिनिटी, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एच ए डी टी हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, एच इंटू एरिया। एरिया कौन सा, पेरिफेरल एरिया, मतलब पी इंटू एल इंटू डी टी कितना, टी वी माइनस टी इन्फिनिटी। ये हो जाएगा एच इंटू पी इंटू एल इंटू थीटा बी। ये हो जाएगा क्यू आइडियल। मुझे बताओ ये बात किसी को समझ नहीं आई हो तो? इस बात में कोई संशय है, कोई भ्रम है? ये बात क्लियर है ना? तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्यू एक्चुअल ये है अंडर रूट एच पी के ए सी थीटा बी 10 HML अपॉन एच पी एल इंटू थीटा बी। आप देखो थीटा बी से थीटा बी कैंसिल हो जाएगा, और एक एच पी से एक एच पी कैंसिल होगा, तो नीचे एच पी बचेगा, और ये हो जाएगा 1/L रूट ऑफ, नीचे बचेगा एच पी अपॉन के ए सी 10 HML। और ये जो एच पी अपॉन के ए सी है ये क्या था, एम था, तो ये हो जाएगा 1/ml 10 HML। ये हो जाएगा फिन इफिशियंसी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ठीक। फिन इफिशियंसी किस बात का मेजर है, फिन इफिशियंसी इस बात का मेजर है कि फिन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। फिन इफेक्टिवनेस किस बात का मेजर है, वो इस बात का मेजर है कि फिन लगाना भी है या नहीं लगाना है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? बेटा टिप वाला इंसुलेटेड माना है, ये अंडर रूट एच पी के सी थीटा बी इंटू 10 HML जो था वो इंसुलेटेड वाला ही फॉर्मूला था ना। कन्वेक्टिव वाला आएगा तो एलसी यूज कर लेना, उसमें क्या है ना? सुनो, नोट कर लिया क्या? इसको नोट कर लिया होगा। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, फिन इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ
एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टू द आइडियल हीट ट्रांसफर रेट, एक्चुअल ये था। ठीक, आइडियल के लिए मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि जो फिन है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी इंफिनिटी है, और कंडक्टिविटी इंफिनिटी होती थी किसमें, लम्प्ड बॉडी में। और अगर कंडक्टिविटी इंफिनिटी है देन टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर द लम्प्ड बॉडी टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टाइम ओनली, केवल टाइम का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं होगा। और अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है तो थ्रू आउट द लेंथ जो टेम्परेचर है वो कितना है, टीबी है। तो थ्रू आउट द लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टीबी माइनस टी इन्फिनिटी। तो हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, एच इंटू एरिया, ये है, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, एच ए डी टी, डायरेक्टली ये लिखा है ये। ठीक है, इसको नोट कर लिया क्या? याद रखना फिन किस तरह से वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, खराब वर्क कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, फिन इफिशियंसी। फिन लगाना है या नहीं लगाना, इसका जस्टिफिकेशन कौन देगा, फिन इफेक्टिवनेस। इसलिए दो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, एक फिन की वर्किंग को बताने के लिए और एक फिन को जस्टिफाई करने के लिए कि फिन लगाई है वो सही है या नहीं। ठीक है, सुनो, हाँ भाई इसको नोट कर लिया है। जीवित हो तुम लोग, जाग रहे हो ना, जाग रहे हो क्या? ठीक है, नोट कर लिया है ना इसको? ठीक है, सुनो, अभी तक फिल्म में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, अभी तक फिल्म में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, शुरुआत में एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी थी, फिर तीन अलग अलग केस, लॉन्ग फिन, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ फिन, दूसरा फाइनाइट लेंथ ऑफ फिन विद इंसुलेटेड टिप, और तीसरा फाइनाइट लेंथ ऑफ फिन विद कन्वेक्टिव टिप, और उसके बाद परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक, अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, जब भी मैं आपसे कहता हूं ना कि फिन इनफाइनाइट लेंथ की हो गई है, जब भी मैं आपसे कहता हूं कि फिन इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ जैसा तो कुछ नहीं होता, कुछ ऐसी लेंथ होगी जिसको इनफाइनाइट लेंथ के बराबर मान लूंगा। तो एक हेडिंग डालना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ फिन, एक हेडिंग डालो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फिन बियॉन्ड विच maximum length of the fin beyond which fin can be assumed maximum length of fin beyond which fin can be assumed of infinite length, fin can be assumed of infinite length। सुनो, मुझे निकालना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होना चाहिए फिन की। ठीक है, मान लो ये फिन है, ये किसकी है, इनफाइनाइट लेंथ, ये बेस सरफेस है, आप देखो फॉर इनफाइनाइट लेंथ जो Q है वो कितना है, अंडर रूट एच पी के ए सी थीटा बी 10 HML, और फाइनाइट लेंथ के लिए कितना था, Q इज इक्वल टू था, नो सॉरी, इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये था अंडर रूट एच पी के ए सी इंटू थीटा बी। फाइनाइट लेंथ के लिए कितना था, अंडर रूट एच पी के ए सी थीटा बी 10 HML। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी कितनी लेंथ होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं कि L कितना होना चाहिए, सो दैट फाइनाइट लेंथ वाली फिन इनफाइनाइट लेंथ वाली फिन की तरह बिहेव करने लग जाए, मतलब हीट ट्रांसफर रेट
हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द फाइनाइट लेंथ ऑफ द फिन किसके बराबर हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ फिन के बराबर हो जाए। तो देखो Q फाइनाइट इज इक्वल टू Q इनफाइनाइट, ये हो जाए। और Q फाइनाइट कितना है, ये है अंडर रूट एच पी के सी थीटा बी टेन एच एम एल इज इक्वल टू हो जाए अंडर रूट एच पी के सी इंटू थीटा बी, ये हो जाए। तो आप देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एच पी के सी और थीटा बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और टेन एच एम एल की वैल्यू हो जाएगी 1। मुझे एम एल की वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स एच ऑफ 1, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक 1 का मुझे वैल्यू बताओ कितनी आएगी। टेन इनवर्स एच हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू कितनी होती है, निकालना कैल्सी में। अभी समाज में ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कैल्सी में हाइपरबोलिक फंक्शन कहाँ होता है। रखना बहुत गलत बात है, 2.63 इसका आंसर नहीं है। इसको निकालो, कैल्सी से निकाल करके देखो कितना आएगा। ये नॉट डिफाइन आ रहा होगा, कैल्सी में निकाल करके देखो, ये नॉट डिफाइन आ रहा होगा। ये नॉट डिफाइन आ रहा होगा, मैथमेटिकल एरर आ रहा होगा, है ना। इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनाइट चीज इनफाइनाइट चीज के कभी बराबर नहीं हो सकती, और मैं बराबर करना भी नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि फाइनाइट वाला टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली बराबर ना हो, ठीक है, 0.99 हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि क्यू फाइनाइट 0.99 ऑफ क्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो यहां पर 1 नहीं आएगा, 0.99 आएगा। यहां पर 1 नहीं आएगा, 0.99 आएगा। अब निकालना एम एल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अब आएगा 2.63, है ना। ये आपने याद कर रखा था, ठीक है। 2.64 एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2.64 बाई एम। ये वो लेंथ है, ये वो लेंथ है जिसके बाद फिन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ फिन की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और इससे ज्यादा लेंथ रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब फिजिकली समझ में आया कि इससे ज्यादा लेंथ रखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, फिन की लेंथ इससे ज्यादा रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्यों, हाँ या नहीं। समझ में आ रही ना, क्यों, क्योंकि भैया यहां पर क्या होगा, मान लो कि यहां पर टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, और ये है फिन, और यहां पर सराउंडिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको पता है कि फिन का टेम्परेचर आगे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लो यहां पर हो गया कितना, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अभी भी ट्रांसफर होगा। मान लो आगे और डिक्रीज हो गया कितना, 200, आगे और डिक्रीज हो गया 100, आगे और डिक्रीज हो गया 50, आगे और डिक्रीज हो गया 30.001, 30.001 हो गया है फिन का टेम्परेचर, और सराउंडिंग का है 30। इससे आगे आप फिन बढ़ाओगे तो फिन का टेम्परेचर भी 30 और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 30, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, हाँ या नहीं। आगे जाने पे फिन का टेम्परेचर भी 30 और सराउंडिंग का भी 30, हीट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो आगे आप लेंथ रखो फिन की या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई, हाँ या नहीं। सो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फिन। इसके बाद आप फिन की लेंथ को बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यार अब इसका तो कोई अंत नहीं है ना यार, 0.99 आप करोगे, वो 0.999 करेगा, फिर तीसरा 0.99999 करेगा, है ना, इसका तो कोई अंत नहीं है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, वो हमेशा 99% लेते हैं, 0.99 लेते हैं, ठीक है। नहीं आएगा, मैं तो कह रहा हूँ ना, नहीं आएगा, अलग आएगा। हमेशा चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन होती हैं, उन्हीं के अनुसार परिभाषित होती हैं, वहाँ पर 99% हम लोग लेते हैं, है ना, ठीक है। सुनो, देखो एक मिनट, मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी एचएमटी की, जिससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उस पीडीएफ में आओ एक बार। मैंने आपको एचएमटी की एक पीडीएफ सेंड की थी जिससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें आओ एक बार। सेवनटीन्थ नाइन्थ पर बता रहा है मैथ एरर। तुमने करके भी देख लिया, 16th 17th 9th कर 9 लगा के भी देख लिया तुमने। सुनो, ठीक है कोई बात नहीं, सुनो, इतना समर्पण कहीं अच्छी जगह लगाओ यार। सुनो, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कुछ, फिर आगे बात करते हैं ना। देखो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी टेलीग्राम वाले ग्रुप में, एचएमटी की एक पीडीएफ सेंड की थी ना, एचएमटी की एक पीडीएफ सेंड की थी ना मैंने आपको, है ना। उस पीडीएफ में आओ और क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 देखो। देखो मैंने आपसे बोला था कि फिन के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन दे रखा है, स्टील रॉड ऑफ कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 में आओ पीडीएफ में। मैंने आपसे बोला था प्रिंट आउट निकला लेना इसके पीडीएफ के, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 18 19 एक बार पढ़ो। टेलीग्राम वाले ग्रुप की लिंक सेंड कर देना यार। यहाँ पर आपको दे रखा था स्टील रॉड ऑफ कंडक्टिविटी इतना, डायमीटर इतना इतना, 60 मीटर लेंथ विद एन इंसुलेटेड एंड is to be used as a spine. It is expected, it is exposed to the surrounding with a temperature of इतना इतना, heat transfer coefficient इतना, the temperature of the at the base of the fin is इतना, determine the fin efficiency. So आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ऐसा है, स्टील रॉड कंडक्टिविटी है 32 वाट पर मीटर केल्विन, डायमीटर है 12 mm, लेंथ है 60 mm, इंसुलेटेड एंड है, it is exposed to the surrounding with a temperature of 60 degrees Celsius. T infinity is 60 degrees Celsius. Heat transfer coefficient H है 55 watt per meter square Kelvin. TB दे रखा है 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक, पहला आपसे पूछा है कि फिन इफिशियंसी क्या होगी। सुनो, फिन इफिशियंसी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। फिन इफिशियंसी का एक्सप्रेशन था ईटा इज इक्वल टू 1/ml 10 H/ml। पहले तो आप m निकाल लो कि m की वैल्यू कितनी होगी। m कितना था, m था √HP/KAC। वैल्यू पुट करो, h कितना है 55,
P कितना होता है पाई इंटू डी, ये 0.012 अपॉन K कितना है 32, AC कितना हो जाएगा पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। मुझे बता दो यहां से जो m की वैल्यू है वो कितनी आएगी। m की वैल्यू बताना कितनी आएगी। मुझे m की वैल्यू बताना कितनी आएगी। 24 ही आ रही है क्या। m की वैल्यू 24 आ जाएगी तो इफिशियंसी हो जाएगी 1/ml इंटू लेंथ है 0.06 इंटू 10h/ml 24 इंटू 0.06। मुझे बता दो इफिशियंसी की वैल्यू कितनी आएगी 23.93। ये फिन के क्वेश्चन है और यही लेवल है फिन के क्वेश्चंस का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि फिन में सबसे इजी क्वेश्चन बनते हैं, केवल डेरिवेशन थोड़ी सा टफ है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं ना। अच्छा ये 23.93 है, ये 23.93 है, एंड द एफिशिएंसी इज 62.18। एक बार क्रॉस चेक करते जाना आंसर, पीडीएफ में नहीं, 2-4 लोग कैलकुलेशन करते जाना, एक बार देखते जाना आंसर सही है क्या। उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद पूछा था डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन। दूसरा आपको दे रखा है, ये फिन है, आपसे टेम्परेचर पूछा है, यहां पर टेम्परेचर कितना होगा x इज इक्वल टू एल पर। तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपको पता है, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको पता है। देखो इंसुलेटेड टिप वाला केस निकालो, इंसुलेटेड टिप वाला केस निकालो अपनी कॉपी में, और वहां पर टेम्परेचर प्रोफाइल देखो क्या था। टेम्परेचर प्रोफाइल देखो ये थी क्या, थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। तो ये हो जाएगा टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी बी माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। एक्स इज इक्वल टू कहां पर निकालना है, एल पर निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी इंफिनिटी कितना है 60, टी बी कितना है 95, माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस एच एम कितना है 23.93 इंटू 0। एक्स इज इक्वल टू एल पर निकालना था, ये कितना हो जाएगा 0, तो इसको 0 ही लिख रहा हूं, कॉस एच 0 अपॉन कॉस एच एम की वैल्यू 23.93 इंटू लेंथ की वैल्यू 0.06। मुझे यहां से टी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। यहां से टेम्परेचर की वैल्यू बताना कितनी आएगी। मुझे यहां से टेम्परेचर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसको सॉल्व करना और टी की वैल्यू बताना। 75.7 ये आ जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द हीट डिसिपेशन रेट। तो इंसुलेटेड के लिए हीट ट्रांसफर रेट कितना होता है, अंडर रूट HP/KC थीटा बी 10 H/ml ये होता है। पुट कर दो वैल्यू, H कितना है 55, पेरीमीटर इज पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, डायमीटर इज 12, कंडक्टिविटी इज 32, AC इज π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू थीटा भी कितना है 95 माइनस 60 इंटू 10 H/ml 23.93 इंटू 0.06। मुझे वैल्यू बता दो हीट ट्रांसफर रेट कितना आएगा। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार बताना मुझे कितना आएगा हीट ट्रांसफर रेट। हाँ भाई, सॉल्व कर पा रहे हो क्या? हीट ट्रांसफर रेट बताओ मुझे कितना आएगा। कितना आ रहा है 1.8, 2.7 आएगा यार, 2.7 आएगा है ना। कितना आ रहा है 2.7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2.7 वाट। ये कुछ डिफिकल्ट है क्या? कुछ भी नहीं है यार। फिन में आज तक के इतिहास उठा करके देख लो, फिन में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। कभी टेम्परेचर पूछ लेगा, कहीं पर हीट ट्रांसफर रेट पूछ लेगा, कहीं पर आपसे इफेक्टिवनेस पूछ लेगा, कहीं पर इफिशिएंसी पूछ लेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि फिन पूरे एचएमटी का सबसे इजी टॉपिक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। डन ना? कर लेंगे ना, फिन के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ भी नहीं है ना। एक क्वेश्चन और देखो, उसी पीडीएफ में आओ,
उसी पीडीएफ में आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, सॉल्व नहीं करना है, केवल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है लॉन्ग स्टेनलेस स्टील रॉड ऑफ इतना इतना, क्रॉस सेक्शन इतना इतना, आगे दे रखा है मेंटेन रेट इतना, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इतना, एनवायरमेंट टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट। ये जो फिन दे रखी है ना क्वेश्चन नंबर 20 में आपको, इसमें आपको कहीं लेंथ नहीं दे रखी है, आपको बोला हुआ है केवल एक लॉन्ग रॉड है, आपको बोला हुआ है एक लॉन्ग रॉड है, लेंथ नहीं दे रखी। इसका मतलब है किस वाले केस की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि किस वाले केस की बात कर रहा है, इनफाइनाइट लेंथ वाले की। याद रखना, आपको जब भी ऐसा कुछ बोले कि कोई लॉन्ग रॉड है या फिर कोई वेरी लॉन्ग रॉड है, ऐसा कुछ बोले, इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट लेंथ वाले की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी इनफाइनाइट लेंथ का है। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 21 भी किसका, इनफाइनाइट लेंथ का है। हाँ बेटा, स्पाइन का मतलब फिन ही है, स्पाइन का मतलब फिन ही है। क्वेश्चन नंबर 21 भी लॉन्ग रॉड का है। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना, सरकमफेरेंशियल फिन अपने सिलेबस में नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहां पर लिख गया है। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना इसको, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32 देखो, बाकी सब आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32 देखो। हाँ, फाइनाइट लेंथ में हमेशा लेंथ मेंशन होगी, अगर लेंथ मेंशन नहीं है तो समझ जाना कि वो इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 ये सब पढ़ो एक बार। सुनो मामला क्या है। आपको दे रखा है स्टेनलेस 29, 30, 31 और 32 की बात कर रहा हूं। आपको दे रखा है स्टेनलेस स्टील, कंडक्टिविटी कितना है 20 वाट पर मीटर केल्विन, हैविंग डायमीटर 20 mm and length is 0.1 meter, base temperature 300 degree Celsius, ambient temperature 50 degree Celsius, heat transfer coefficient watt per meter square Kelvin, सबसे पहले आपसे पूछा है, और टिप कैसी दे रखी है, इंसुलेटेड दे रखी है। मुझे एक मिनट दीजिए, इसका एक बैटरी लो हो गई है। आपको फिन कैसी दे रखी है, इंसुलेटेड दे रखी है। सबसे पहले पूछा है हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं, एम निकाल लेते हैं पहले, है ना। एम निकालो, एम हो जाएगा √HP/KAC। तो एम की वैल्यू निकालोगे तो एम हो जाएगा √H, H कितना है 10, P कितना है π/d, अपन K कितना है 20, AC मतलब π/4 इंटू D स्क्वायर 0.02 स्क्वायर। मुझे एक बार एम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मुझे एक बार एम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सुनो, कितनी आ रही, एग्जैक्टली 10 आ रही है क्या। हाँ, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, आप हीट ट्रांसफर रेट निकालोगे तो हीट 1 आ रही है, 10 आ रही होगी यार।
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 10 आएगा यार, 10 आएगा ना। हाँ, हीट ट्रांसफर रेट निकालोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच पी के सी थीटा बी 10 H/ml है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच पी, एच कितना है 10, पी कितना है पाई इंटू डी 0.02, के कितना है 20, ए सी कितना है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू थीटा बी कितना है टी बी माइनस टी इंफिनिटी 300 माइनस 50 10 H/ml, m कितना है 10 एंड द लेंथ इज 0.1। मुझे बता दो कि हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू कितनी है। मुझे बता दो हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू कितनी आएगी। पॉइंट 237 इतना कम आ रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 0.237 इतना कम आ रहा है क्या? 11.95 ये होगा। ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है आपसे टेम्परेचर एट द टिप। ये आपका पहला था। दूसरा पूछा है टेम्परेचर एट द टिप। इंसुलेटेड फिन के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल क्या थी देखो, ये था T माइनस टी इंफिनिटी अपॉन TB माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू कॉस एच एम L माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। T माइनस टी इंफिनिटी कितना है 50 अपॉन TB कितना है ये 300 माइनस 50 इज इक्वल टू कॉस एच। एक्स इज इक्वल टू एल पर निकालना है, टिप पर, तो एल पर निकालना है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन कॉस एच। एम कितना है 10 और एल कितना है 0.1, 10 इंटू 0.1। मुझे वैल्यू बता दो कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी टिप पर। कितना आ रहा है 212। ये क्वेश्चन तो ठीक था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसमें बोला है रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉल फ्रॉम द एरिया इफ द फिन फ्रॉम द एरिया कवर्ड बाय द फिन इफ द फिन इज नॉट यूज्ड। ये मैंने कहीं लिखवाया है, याद करो क्यों विदाउट फिन कहां पर लिखवाया था, इफेक्टिवनेस में लिखवाया था, याद आ रहा है क्या? वो पता है किस एरिया की बात कर रहा है? वो आपसे कह रहा है कि ये वॉल है और ये फिन है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि अगर फिन को नहीं लगाते हो तो उस एरिया से हीट ट्रांसफर जिस एरिया को फिन ने कवर किया था, मतलब वो पूछ रहा है इस एरिया से हीट ट्रांसफर, और ये एरिया कितना है AC होता है, और यहां पर आपकी लगी हुई थी अभी तक क्या, एक फिन। तो इसका टेम्परेचर है TB और यहां टेम्परेचर है T इंफिनिटी और ये H। तो इस AC से हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, H इंटू AC TB माइनस T इंफिनिटी। क्यों विदाउट फिन वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा ये। फिन इफेक्टिवनेस में भी लिख चुके हैं HAC
टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई, हाँ या नहीं? ये बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो h की वैल्यू कितनी है 10, ac कितना है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 0.02 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ टीबी 300 माइनस 50। मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्यू विदाउट फिन की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आएगी क्यू विदाउट फिन। कितनी आ रही? 0.78। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार, फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछो। फोर्थ, फोर्थ मतलब इसी का फोर्थ। ये साइड 29 था, ये 30 हो जाएगा, वो 31, तो ये 32 हो चल रहा होगा ना। हाँ 32 की बात कर रहा हूँ। आपको दे रखा है हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द फिन इफ द स्टेनलेस फिन इज रिप्लेस्ड बाय अ मटेरियल विद इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब समझते हो आप? उसने बोला है कि जो फिन है स्टेनलेस स्टील की, उसको रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरी फिन से जिसका मटेरियल की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। इसका मतलब समझते हो आप? ऐसा कहीं अपन ने पढ़ा है? ऐसा कहीं अपन ने पढ़ा है क्या? पढ़ा है भाई, कहां पर पढ़ा है? इफिशियंसी में क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू आइडियल पढ़ा था। और वो जो आइडियल फिन लिखा था, आइडियल हीट ट्रांसफर रेट लिखा था लम्प्ड हीट एनालिसिस के लिए, वही तो था। क्यू आइडियल की बात चल रही है। तो देखो क्यू आइडियल आपने वहां पर क्या लिखा था? आपने लिखा था एच इंटू पी इंटू एल इंटू थीटा बी, ये लिखा था। वैल्यू पुट कर दो। एच कितना है 10, पी कितना है पाई डी 0.02, लेंथ कितना है 0.1, थीटा भी कितना है 300 माइनस 50। देखो ये क्यू विदाउट फिन और क्यू आइडियल, अगर आपने डेरिवेशन किए हैं फिन इफिशिएंसी और फिन इफेक्टिवनेस की, तो आपको ये वाली बातें समझ में आ जाएंगी इजली, है ना। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। इसको बता दो मुझे ये कितना आया। 15.7, 15.7 वॉट। ठीक है, अगर ऐसा मुझसे कोई पूछता है ना भैया कि फिन इफिशियंसी कितनी है, फिन इफेक्टिवनेस कितनी है, अगर मुझसे इसी में पूछ लेता कि फिन इफेक्टिवनेस कितनी है, तो फिन इफेक्टिवनेस क्या होता है? क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन। दिस इज क्यू विद फिन 11.95 एंड दिस इज क्यू विदाउट फिन 0.78। मुझे बता दो इफेक्टिवनेस कितनी होगी क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन, इफेक्टिवनेस कितनी होगी? फिफ्टीन पॉइंट थ्री टू। अगर इसी में मुझसे कोई पूछता ना कि फिन इफिशियंसी कितनी है, फिन इफिशियंसी क्या होती है? क्यू एक्चुअल ये लिखा है अपॉन क्यू आइडियल ये लिखा है 15.7।
मुझे बता दो फिन इफिशियंसी कितना आएगा। कितना आएगा, 75 के आसपास आएगा क्या कुछ? 76, हाँ बिल्कुल 76%। बात समझ पाए क्या? फिन के क्वेश्चन एचएमटी में सबसे इजी बनते हैं, कारण है उसका कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। और जिन भी पीडीएफ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, एफएम में हो, एचएमटी में हो, या फिर आगे के सब्जेक्ट्स में हो, उन पीडीएफ को संभाल करके रखना। ऐसा ना हो कि आपके पास केवल सॉल्यूशन बचे, क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। थर्टी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना एक बार। द फिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कोफिशिएंट एट द एंड इज सेम एज अराउंड द सर्कमफेरेंस। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? बेटा जो 34th वाला है उसमें उसका डाटा दे रखा है ऊपर, है ना, हो जाएगा। एक बार इनफाइनाइट लेंथ की फिन मानना है और एक बार लेंथ मानना है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक है, नोट कर पाए क्या इसको? नोट कर लिया क्या? अब मेरी बात सुनो 2 मिनट। फिन में जितने क्वेश्चन है ना, फिन में जितने भी क्वेश्चन है कहां से शुरू हैं? क्वेश्चन नंबर 17 से। 17, 18, 19, 20 मैंने करा दिया है। 21, 22, 22 करना ही नहीं है, 21, 23, 24, 25 आप कर लोगे। उसके बाद 29, 30, 31, 32 अपन कर चुके हैं। 33, 34 आप कर लोगे। इसमें 3 क्वेश्चन और बहुत अच्छे हैं, 26, 27 और 28, उसकी अपन बात करते हैं ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 पढ़ो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीवियस ईयर है। 26, 27 और 28 पढ़ो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीवियस ईयर था। इन क्वेश्चंस को एक बार देखो, फिर आगे बात करते हैं।
अच्छा, अभी सेम क्लास कुछ दिन पहले आरजीपी में चल रही थी, एचएमटी की और थर्मो वगैरह की, तो कोई अटेंड कर रहा था इसमें से? एफएम की और कुछ एचएमटी की, आईसी वगैरह की, कोई अटेंड कर रहा था क्या उन क्लासेस को? नहीं कर रहे थे? पता ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उनकी जो क्लासेस चल रही थी ना, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे प्राइवेट कॉलेज के थे, है ना। मतलब मैं आपको एक आश्चर्य वाली बात बता रहा हूँ, जो मुझे हमेशा आश्चर्य है, मतलब MITS वालों को, मतलब आप लोगों की क्लास लेने के बाद जो आश्चर्य मुझे होता है हमेशा, वो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्लास में जो स्टूडेंट होते थे वो हमेशा 200, 300, 100, 150 ऐसे होते थे ना, ज़्यादातर स्टूडेंट होते थे ना। मुझे जहाँ तक पता है, और मैं तो ऑब्वियस मैं खुद MITS से हूँ, है ना। तो मुझे जहाँ तक पता है कि MITS में गेट का माहौल बहुत ज़्यादा है, मतलब सारे लोग लगभग गेट की तैयारी करते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग क्लास अटेंड करते हो, कुछ लोग 14 लोग, 13 लोग, 15 लोग, सुबह क्लास अटेंड करते हो 15 लोग, 16 लोग, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है ना। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि MITS का रिस्पॉन्स ऐसा है ना, ये, है ना। अच्छा, इसका एक इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आप लोगों के जो बैचमेट हैं, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वो लोग मुझी से कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ठीक है, सुनो, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर देखो, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, और भारत में बहुत सारे लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं ना। बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, मैं भी था, है ना, मैं भी हूँ, अभी भी हूँ, स्टिल हूँ, है ना। भारत में 90% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ही होते हैं ना। तो आप लोग सेम चीज आप समझो, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना बेटा फ्री में, जो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, आप सौभाग्यशाली हो, यही प्रोडक्ट आप लोगों को 40,000 50,000 फीस दे करके मिलता है ना। तो चीज़ों को बहुत गंभीरता से लो, है ना। इसको इस तरह से मत लो कि आज क्लास अटेंड की, कल नहीं की, फिर परसों की, फिर नहीं की, ऐसा मत करो, है ना। आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। ठीक है, ठीक है। आप समझो जो प्रोडक्ट, ठीक है, आप समझो इस बात को समझो, आप अपने क्लासमेट से पूछना, जो आपके क्लासमेट हैं MITS में ही हैं, जितने लोग आते हैं पढ़ते हैं वहाँ मुझसे, सेम सब्जेक्ट सेम कंटेंट आकर के पढ़ते हैं, है ना। तो वो बेचारे इतना मेहनत करते हैं, है ना, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, वेस्ट तो नहीं करते, पैसा यूटिलाइज करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम खर्च करते हैं, फिर ऑफलाइन आकर के पढ़ते हैं। आप समझो वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, घर बैठे मिल रही है ना। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है ना, इनको यूटिलाइज करो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हो और पूरा टाइम दे सकते हो ना। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा यार कि पढ़ो, है ना यार, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे और फोर्थ ईयर के बाद निकलोगे ना, तो जो आपके दिमाग में प्रेशर होगा ना, मेरे दिमाग में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जब मैं फोर्थ ईयर में आया था तो गेट वगैरह में हो गया था। तो एक होता है कि एक भगवान की कृपा होती है कि ठीक है भाई, हो गया था, सारी चीज़ें सेटल हो गई थी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेला है। लेकिन मैं अपने मित्रों को देखता हूँ जो मेरे क्लासमेट थे, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2015, 2016, 2017 पास आउट हैं, और वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं बेटा। वो लोग प्राइवेट सेक्टर में ये सोच करके जाते हैं कि ठीक है, शुरुआत तो 30,000 से हुई थी, 2-4 साल में वो 1 लाख पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी शुरुआत 30,000 से हुई थी, और 5 साल बाद भी वो 30,000 पे ही है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो संघर्ष करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आप समझो, ये जो गेट वगैरह की प्रिपरेशन है या जो भी है, 1-1.5 साल जो आपको मिल रहा है ना, उसमें कर लो अच्छे से, है ना। ठीक है, आप समझो ये सारी बातें आपको याद आएंगी, है ना। आप समझो, हाँ, ये सारी बातें याद आएंगी, ये सारी बातें याद आएंगी, है ना। आप जब फोर्थ ईयर के बाद निकलोगे, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो हमेशा यही कहूंगा यार कि आप फोर्थ ईयर के बाद निकलो, और निकलते ही आप अच्छी जगह पहुंच जाओ, है ना।
है ना, और आप उससे अच्छी जगह पहुंचो, जहां भी पहुंचते हो उससे भी अच्छी जगह पहुंचो, है ना। लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि आप इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि ये जो 1.5 साल है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 12th में पढ़ते थे
हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? सुनो, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, सुना। तो मैं आप लोगों से बस यही कह रहा था कि जो भी आप लोगों के पास समय है ना बेटा, ये जो गोल्डन टाइम है ना। मैं आपको क्या बोल रहा था कि जब आप 12th में थे ना, जब आप 12th में थे ना, और 12th के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनने मेंस और आईआईटी एडवांस का टेस्ट दिया होगा। जो कई लोगों ने मेंस लिखा होगा, कई लोगों ने एडवांस लिखा होगा, बहुत सारे लोग रहे होंगे ना। उनमें से इनमें से बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनका मेंस निकल गया होगा और वो आईआईटीज में चले गए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनका मेंस निकल गया, वो आईआईटीज में चले गए। और बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए, प्राइवेट कॉलेज में आ गए। विश्वास मानो, उस एक एग्जाम ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में। जो आईआईटी मुंबई में सीएस में गया है ना, जो आईआईटी दिल्ली वगैरह में गया है, ये सीएसआईटी में या फिर किसी भी ब्रांच में जो आईआईटीज में गए हैं, विश्वास मानो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में। समझ पा रहे हो? और ये जो आने वाला एग्जाम है अगले 1.5 साल बाद, ये भी आपकी लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, है ना। तो इसको बहुत गंभीरता से लो, क्योंकि पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेट नहीं निकलेगा तो आप मर जाओगे, या फिर गेट नहीं निकलेगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हो, है ना। ठीक है, सुनो। मेरी कोचिंग का लड़का जिसके नंबर मुझसे कम थे, सुनो, खैर अपन बात करते हैं, सुनो। एक क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 देखो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एक बार सॉल्व करके देखना। हो जाए तो अच्छी बात, नहीं फिर मैं कल बताऊंगा, है ना। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है प्रीवियस ईयर, मुझे ईयर याद नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको दे रखा है फिन्स 12 नंबर हैविंग द कंडक्टिविटी 75 वाट पर मीटर केल्विन एंड 0.75 mm thickness produced 25 mm from the cylinder surface of 50 mm diameter and 1 meter length placed in an atmosphere of इतना इतना, if the cylindrical surface is maintained at इतना and the heat transfer coefficient is इतना। आपसे पूछा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, परसेंटेज इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर ड्यू टू द फिन्स, और थर्ड पूछा है टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द फिन, और फिर पूछा है फिन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। सुनो, सुनो सुनो सुनो, देखो यहां पर कुछ ऐसा है, आपको एक सिलेंडर दे रखा है, ये आपको एक सिलेंडर दे रखा है, और जो सिलेंडर दे रखा है ना, उसमें फिन कुछ इस तरह से लगी हुई है। देखो, फिन कुछ इस तरह से लगी हुई है। मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, सॉल्व आप ही करोगे। ये कुछ ऐसे फिन लगी हुई है ना, एक फिन यहां और लगी हुई है, ऐसा एक फिन और लगी हुई है, ऐसा। इस तरह पूरे सिलेंडर में कितनी फिन है? 12 फिन लगी हुई है। पूरे सिलेंडर में कितनी फिन है? 12 फिन लगी हुई है ना। आपको कुछ कुछ डाटा दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। आपको दे रखा है 12 फिन है, कंडक्टिविटी कितनी है? 75 वाट पर मीटर केल्विन है। आपको दे रखा है 0.75 mm थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है ना, ये वाली 0.75 mm है। और आपको दे रखा है यहां से फिन कितनी एक्सटेंडेड है? 25 mm है।
और आपको दे रखा है सिलेंडर सरफेस डायमीटर कितना है सिलेंडर का 50 mm है। आपको दे रखा है कि इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। कुछ ऐसा है। आगे आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी इंफिनिटी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। आगे दे रखा है सिलेंडर सरफेस जो टीबी है वो 140 डिग्री सेल्सियस है, 150 सॉरी। आगे दे रखा है हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट एच कितना है 23 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर वगैरह पूछा हुआ है। 2 मिनट सुनो मेरी बात। यहां पर एक सिलेंडर है, उसके चारों तरफ फिन लगी हुई है। एक सिलेंडर है उसके चारों तरफ फिन लगी हुई है। आपसे पूछा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो यहां पर एक फिन से निकालोगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, Q होगा Q विद फिन प्लस ये जो अनकवर्ड एरिया है, जो फिन ने कवर नहीं किया है, इससे भी हीट ट्रांसफर होगा हाँ या नहीं। ये जो अनकवर्ड एरिया है जो फिन ने कवर नहीं किया है, इससे भी हीट ट्रांसफर होगा हाँ या नहीं। तो हीट ट्रांसफर कहां कहां से होगा, Q विद फिन इंटू 12 क्योंकि 12 फिन थी, प्लस Q अनकवर्ड एरिया, ये होगा टोटल। ठीक। फिर आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द फिन, तो क्या करोगे Q विद फिन ये आ जाएगा टोटल, और Q विदाउट फिन केवल सिलेंडर से निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लोगे। तीसरा आपसे पूछा है कि टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द फिन, टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द फिन के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर प्रोफाइल निकाल लोगे, थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल, है ना। फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पूछा है, एक बार ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या। इसमें अज्यूम कर लेना, इसमें आपको नहीं दे रखा था, इसमें अज्यूम करके चलना, अजम्पशन लेकर के चलना, फिन ऑफ इंसुलेटेड टिप। हाँ भाई एक बार ट्राई करोगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन गेट में नहीं आया है, ईएस में भी नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा था, है ना। तो अपन चर्चा कर लेंगे कल, है ना। एक बार देखो मैं हर टॉपिक में आपको क्या कराता हूँ, हर टॉपिक में मैं आपको गेट और ईएस के टाइप के क्वेश्चन बताने के बाद एक आध दो क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे एक उम्मीद रहती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया है तो आगे चल के कभी ईएस में आ सकता है, केवल इसलिए, है ना। और एक आपको एक्सट्रीम लेवल दिखा देता हूँ कि भाई ये एक्सट्रीम लेवल है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, इससे ऊपर कभी नहीं आएगा, ठीक है। आईएएस में और भी हाई लेवल क्यों आता है, एनपीटीईएल का पेपर देना चाहिए क्या। नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जितना मैं करा रहा हूँ ना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जो पेपर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल आता है। मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्वेश्चन उठा के आपको लेकर के आता हूँ वो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के दे रखे हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, पेपर ईएस जैसा ही आता है ना, जो मैकेनिकल का है बेसिकली, है ना। ठीक है, ऑप्शनल पेपर सिंपल ही होता है बेटा, सिंपल ही होता है। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आता हूं केवल ये दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, मैं आपको वही बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कुछ नया नहीं सीखोगे, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो, नोट करना हो, और इसको एक बार कर लेना, देख लेना, फिर आगे कल बात करते हैं। नोट कर रहे हो क्या इसको। स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लो, भरोसा रखो। ईएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सब कुछ हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, भरोसा रखो, है ना। ठीक है, एनपीटीईएल का ऑनर माइनर पेपर देना चाहिए क्या, बेटा मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई पेपर होता भी है क्या, मतलब सीरियसली मुझे जानकारी नहीं है।
ठीक है, कल अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गेट में आया था 1992 में, और उसकी जस्ट पहले ईएस में आया था। तो वो ईएस वाला क्वेश्चन और गेट वाला क्वेश्चन कल देखेंगे, फिन वाला। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, हीट एक्सचेंजर की, है ना। हीट एक्सचेंजर 2 या 3 दिन चलेगा, फिर अपन बात करेंगे रेडिएशन और कन्वेक्शन की। ठीक है, केवल 2 टॉपिक बचेंगे उसके बाद, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।